हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 थर्मोडाइनेमिक्स में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12.1 से स्टार्ट करते हैं। अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 3 लीटर पर मीटर पर मिनट। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। बट मुझे चाहिए होगा मास पर यूनिट टाइम। तो मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कर दूँ। डेंसिटी क्या है? 1000 इंटू वॉल्यूम क्या है? तो 3 लीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻³ और ये पर मिनट में है तो मुझे ये मिल गया किलोग्राम पर मिनट। अगर मुझे ग्राम पर मिनट चाहिए तो ये आएगा 3000 ग्राम पर मिनट, क्योंकि और मुझे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 3 किलोग्राम पर मिनट या तो 3000 ग्राम पर मिनट। अब देखो पूछा क्या है कि जो ये गीज़र है इतने रेट से वाटर फ्लो कर रहा है, उसका टेम्परेचर 27 से 77 डिग्री सेल्सियस कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा है। इफ़ द गीज़र ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर, व्हाट इज़ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द फ्यूल इफ इट्स हीट ऑफ कंबशन इज 4 इंटू 10⁻⁴ ग्राम जूल पर ग्राम। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राम में रखा है क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो भी ग्राम में है। जूल पर ग्राम में आपको दिया गया है रेट ऑफ कंबशन, तो फिर आपको रेट ऑफ कंजप्शन निकालना पड़ेगा। अब एकदम ईजी है, पहले हीट रिक्वायर्ड ले लो, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, बट मुझे चाहिए हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट टाइम, तो नीचे भी यहाँ पे टाइम से डिवाइड करोगे तो ये Q डिवाइड बाई टी हुआ। अब हीट मास पर यूनिट टाइम हमें पता है यहाँ पे 3000, S की वैल्यू है 4186, ये है जूल पर किलोग्राम केल्विन, मुझे चाहिए ग्राम में। ठीक है ना, तो 1000 से डिवाइड कर दो, मतलब 4.186, ये ग्राम पर जूल पर ग्राम केल्विन में कन्वर्ट हो गई। डेल्टा टी 77 माइनस 27 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपको एक आंसर मिल जाएगा। ओके, ये आंसर मिल जाए उसके बाद आपको निकालना है रेट ऑफ कंबशन। देखो ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या है? वो है जूल पर मिनट में। तो रेट ऑफ कंबशन के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ये आएगी 63 इंटू 10⁻⁴। अगर आप ये राउंड ऑफ ले लेते हो 4.2, तो 63 इंटू 10⁻⁴ जूल पर मिनट। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल 63 इंटू 10⁻⁴, ये क्या है? जूल पर मिनट, डिवाइड बाई जूल पर ग्राम कर दो, 4 इंटू 10⁻⁴, ये जूल पर मिनट, नीचे जूल पर ग्राम, जूल जूल कैंसल, आपको ग्राम पर मिनट में आंसर मिल जाएगा 15.75 ग्राम पर मिनट। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी आगे, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू, चलो मास आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन का 2 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 45 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी आपको कितना चाहिए? 45 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर कहा है। एट कांस्टेंट प्रेशर कोई भी प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है? तो म्यू Cp डेल्टा टी। ठीक है, अब म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। Cp क्या रहेगा? F/2 + 1 इंटू R, और डेल्टा टी एज इट इज। अब ये m क्या है? गिवन मास 2 इंटू 10⁻⁻², बट ये किलोग्राम में है तो 20, ये ग्राम हो गया। ओके, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 20 डिवाइड बाई
मॉलिक्यूलर मास है नाइट्रोजन का 28, तो डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा 28। नाइट्रोजन है जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है और वो भी रिजिड रोटेटर, तो ये वाइब्रेट नहीं करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काउंट होंगे, ट्रांसलेशनल 3 और रोटेशनल में 2 आएगा, तो टोटल आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी इतना याद रख लो कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 3 और रोटेशनल होंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू आर की वैल्यू 8.314 और डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 45। ये सारी वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिलेंडर विथ अ मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। The walls of the cylinder are made of a heat insulator and the piston is insulated by having a pile of sand on it. By what factor does the pressure of the gas increase if the gas is compressed to half its original volume? देखना, इनिशियल वॉल्यूम है V1 इक्वल टू V, तो फाइनल वॉल्यूम बन रहा है V डिवाइड बाई 2। अब प्रेशर हम ले लेते हैं इनिशियल P और फाइनल प्रेशर P2 हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको एक हिंट दी हुई है कि वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड of a heat insulator and the piston is insulated having a pile of sand on it। ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हीट कांस्टेंट हो जाए, तो चेंज इन हीट 0 हो जाए। मतलब ये एडियाबैटिक रिएक्शन हो गई। ये कौन सी प्रोसेस हो गई? एडियाबैटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखोगे हियर द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, और वो भी कंप्रेशन हो रहा है। देखो, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन लिख सकते हो। तो हैंस P1 PV रेस टू गामा इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो P1 V1 रेस टू गामा इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा। अब गामा क्या होगा? F प्लस 2 डिवाइड बाई F। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेंगे? तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस है जो कि डायटोमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे कर दो 7 डिवाइड बाई 5, मतलब 1.4 रहेगा। या तो ऐसे ही रख दो 7 डिवाइड बाई 5 तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चाहिए P2, तो P2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखोगे आप P2 इक्वल टू P1 इंटू V1 बाई V2 रेस टू गामा। P1 है P, V1 है V, V2 है V बाई 2 और गामा है 7 बाई 5। तो ये बन जाएगा P इंटू 2 रेस टू 7 बाई 5। अब ये आपको लॉग की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जो लॉग हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.64 इंटू P, मतलब जो प्रेशर है वो 2.64 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। अब वो कैलकुलेशन कैसे करें? वो है ना 2 वाला, 2 टू पावर 7 बाई 5, वो कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। आपको ले लेना है कोई भी एक वेरिएबल x इक्वल टू क्या करोगे? 2 टू पावर 7 बाई 5।
फिर दोनों तरफ log ले लो, तो ये log x हो गया, तो 7/5 इंटू क्या हो गया log 2। अब log 2 की वैल्यू पता है हमें, क्या है 0.3010, ये कैलकुलेशन ले लिया। अब log को रिमूव करने के लिए, क्योंकि आपको तो चाहिए x, तो log को रिमूव करने के लिए क्या लगाओगे, एंटी लॉग। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो यहाँ पे रख दो, जो आंसर यहाँ पे मिला वो यहाँ पे रख देना है। और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो आपको आता है, और अगर नहीं आता तो कैलकुलेटर में भी आप निकाल सकते हो। कैसे, तो जो नंबर है, सपोज आपका नंबर आया, कोई भी नंबर ले लो, 2.868 समथिंग जो भी आया, वो नंबर प्रेस करो, उसमें डिवाइड बाय कर दो 3558, मल्टीप्लाई उसके बाद प्लस कर दो 1, और फिर उसका स्क्वायर करना है 13 टाइम्स। अगर आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर है तो इंटू इक्वल टू ऐसे कितने टाइम्स दबाना है, 13 टाइम्स। तो जो लास्ट आप इक्वल टू दबाओगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे लॉग निकालने के लिए, सपोज log 2 निकालना है तो हम क्या करते थे, 2 फिर हम दबाते थे √13 टाइम्स, फिर -1, फिर इंटू 3558 करते थे, और इक्वल टू दबाने पे आंसर आता था। सेम यहाँ पे हम ऑपोजिट प्रोसेस करेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वहाँ पे डिवाइड करेंगे सबसे पहले, फिर -1 किया था तो यहाँ पे +1 करेंगे, फिर रूट किया था तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन नहीं आता तो भी आप अगर लॉग की हेल्प से कैलकुलेशन नहीं आता तो कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। ये हुआ 12.5 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12.6। In changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system। तो ये वर्क डन बाय सिस्टम नहीं है, वर्क डन ऑन सिस्टम है। तो याद रखना यहाँ पे फिजिक्स में वर्क डन ऑन सिस्टम आए, आपको नेगेटिव लेना है -22.3 जूल। एडियाबेटिकली कहा है, मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। ये केस 1 की बात हो रही है यहाँ पे। If the gas is taken from A to B via a process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 कैलोरी, मतलब केस 2 में आपको बोला गया है नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम इज 9.35 कैलोरी, मतलब 9.35 इंटू 4.19 जूल करना पड़ेगा, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.19 जूल आपको दिया हुआ है। ओके, अब आगे क्या करें, तो हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन लेटर केस, मतलब यहाँ पे नेट वर्क डन आपको फाइंड करना है। अब नेट वर्क डन फाइंड करने के लिए केस 1 में इंटरनल एनर्जी कितनी है वो चेक करना पड़ेगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस वर्क डन आएगा। तो ये 0 माइनस -22.3, तो ये हो गया 22.3 जूल, ये प्लस आ गया। और वही यहाँ पे रख देना है डेल्टा W इक्वल टू क्या करोगे, डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। अब डेल्टा Q आपको कितना मिला, तो ये कैलकुलेशन करोगे आपको मिल जाएगा 39.3 जूल। तो ये 39.3 माइनस डेल्टा U पहले से स्टोर्ड कितना था 22.3, तो ये डेल्टा W आपको मिल गया 17 जूल। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12.5 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12.8, एकदम इजी क्वेश्चन है। 12.8 में क्या करना है, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वॉट है, मतलब जूल पर सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12.8 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपको दिया हुआ है हीट सप्लाइड
एट अ रेट मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी 100 वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड। इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, मतलब डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी वो आपको दिया हुआ है 75 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड और वॉट सेम ही है। एट वॉट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, तो आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा यू डिवाइड बाई डेल्टा टी एज पर लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दो और फिर वैल्यू रख दो, ये 100, ये 75, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी आपको मिल जाएगा 25 जूल पर सेकेंड, या तो वॉट लिख दो चलेगा। चलो ये समझ में आ गया होगा। अभी देखो 12.9, A thermodynamic system is taken from an original state to an intermediate state by linear process shown in figure. ओके, यहाँ पे प्रेशर टू वॉल्यूम आपको ग्राफ दिया हुआ है। इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड टू इट्स द ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम ई टू एफ बाय एन आइसोबैरिक प्रोसेस। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम D टू E टू F, D से E और E से F आने में टोटल वर्क कितना लगेगा। तो वैसे भी देखो यहाँ पे जाने में तो कोई वर्क लगेगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो W इक्वल टू क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो वर्क डन इक्वल टू हाफ, बेस मतलब FE और हाइट मतलब DF, तो हाफ FE मतलब ये डिस्टेंस कितना है 5 माइनस 2 मतलब ये 3 रहेगा। यहाँ पे 600 माइनस 300 मतलब ये भी 300 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये आंसर आएगा 150 इंटू 3 450 जूल। ठीक है, हाँ किसी किसी की टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम थोड़ा डिफरेंट दिया है, तो वो एक बार अच्छे से ध्यान में लेना कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है और यहाँ पे प्रेशर नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे प्रेशर दिया है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है वो सीसी में है, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो वो एक बार अच्छे से चेक कर लेना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये जो है थर्मोडायनेमिक्स वो फिनिश हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सभी न्यूमेरिकल्स एक बार अच्छे से खुद से लिख के कैलकुलेट कर लेना, और अगर कहीं पे आपको डाउट लगे तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।